RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 9 के लिए हमने पहले एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की हुई है जिसमें हमने आपको आयनों के निर्माण की जानकारी दी थी, आयनों को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में भी हम कुछ इसी प्रकार के टॉपिक का प्रयोग करेंगे जो कि आपके लिए आता है आयनिक यौगिक। चूंकि ये आयनों से बने होते हैं इसीलिए इन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। और आयनों को किस प्रकार से बनाया जाता है, वैसे तो ये हमने आपको अभी बताया है, 9th की जो वीडियो प्रस्तुत की थी उसमें आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ी जानकारी से संबंधित जरूर दूंगा। सबसे पहले हम जो आज का टॉपिक हमारा आयनिक यौगिक है, इसकी परिभाषा को हम किस प्रकार से लिखते हैं। आयनिक कंपाउंड की परिभाषा, वे पदार्थ, वे यौगिक जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, आयनों के यौगिक अर्थात आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे साधारण नमक है हमारा, साधारण नमक या जिसको केवल नमक कहते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन होता है। सोडियम क्लोराइड आपका एक आयनिक यौगिक होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे कि ये आयनिक यौगिक किस प्रकार बनते हैं, यानी कब ये आयन बनेंगे, ये यौगिक बनेंगे और किस प्रकार से इनकी संरचना को व्यक्त कर सकते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। तो आयनिक यौगिक की परिभाषा के पश्चात अब पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आयनों का निर्माण किस प्रकार से होता है। किसी भी यौगिक में दो प्रकार के आयन होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। धनायन यानी पॉजिटिव आयन और ऋणायन यानी नेगेटिव आयन। ये आपका कैटायन होता है, ये आपका एनायन भी कहलाता है। अंग्रेजी में अगर इसको लेकर चलेंगे तो ये कैटायन और ये एनायन। अब इन आयनों का निर्माण किस प्रकार से होता है। Na पॉजिटिव, कोई भी आयन जब या परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो वो धनायन बनाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर वो ऋणायन बनाता है। जैसे कि अगर हम Na को ले लें, Na का परमाणु क्रमांक 11, ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था किस प्रकार से इनकी संयोजकता का निर्धारण करेंगे। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। तो अष्टक नियम के अनुसार कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉनों को लेगा या इलेक्ट्रॉनों को देगा या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है दूसरे परमाणु के साथ। तो यहाँ पर ये सोडियम अपनी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल दे, अगर इस एक को निकाल दिया तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, या फिर ये 7 को ले ले, या तो एक को निकाल दे या 7 को ले ले। तो आप लोगों को अगर मैं कहूं कि आपका एक टेस्ट होगा वो या तो एक चैप्टर से होगा या 7 चैप्टर से, तो आप किसको चूज करेंगे। जाहिर सी बात है आप एक चैप्टर को ही चूज करेंगे। तो यहां पर ये परमाणु भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान समझता है 7 इलेक्ट्रॉनों को लेने के मुकाबले। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में कम ऊर्जा लगेगी जबकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने में अधिक ऊर्जा लगेगी। इसलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन न लेकर एक को त्याग देता है और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इस पर एक पॉजिटिव आवेश आ जाता है और ये बना देता है सोडियम आयन, सोडियम धनायन। इसी प्रकार से अगर हम क्लोरीन को लेकर चलें तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 2, 8, 7 परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा या इन 7 को दे देगा। तो ये भी वही कार्य करता है, 7 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने पर इस पर एक ऋणावेश आ जाता है। तो धनायनों का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर, ऋणायनों का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर। और इन आयनों के द्वारा बने हुए यौगिक ही आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अब इस प्रकार से हमने आयनों के बारे में, आयनिक यौगिकों के बारे में जानकारी दी। अब आइए लेकर चलते हैं कि इन आयनिक यौगिकों का निर्माण कब और कैसे होता है।
तो आयनिक यौगिकों का निर्माण कब होता है? ये आपका चैप्टर है धातु और अधातु। अगर हम इसकी परिभाषा के अनुसार देखें तो धातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ जो होते हैं वो धनायन बनाते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम कह सकते हैं तो आयनिक यौगिक सदैव धनायन और ऋणायनों के द्वारा बनते हैं। पहला पॉइंट तो हो जाएगा ये। दूसरी कंडीशन तब कह सकते हैं कि जो धनायन होता है वे धातु होते हैं, धातु ही धनायन बनाने का गुण रखते हैं, और ऋणायन होते हैं अधातु, यानी अधातु ऋणायन बनाने का गुण रखते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक सदैव धातु और अधातु के मध्य बनते हैं, यानी जब एक पदार्थ धातु हो दूसरा अधातु हो, ऐसा नहीं है कि दोनों धातु हो या दोनों अधातु, उस कंडीशन में आपका यौगिक आयनिक यौगिक नहीं होगा, बल्कि क्रिया करने वाले पदार्थों में यदि एक पदार्थ धातु है तो दूसरा अधातु होना चाहिए, तभी वो यौगिक आपका आयनिक यौगिक होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल NaCl का लिया है, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम धातु है, क्लोराइड यानी क्लोरीन आपका अधातु है। तीसरे पॉइंट में हम ले सकते हैं कि यदि एक परमाणु के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो और दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो आपके आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। तो इस आधार पर भी जब परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो ऋणायन बनाएगा, और परमाणु देगा इलेक्ट्रॉन देगा तो वो धनायन बनाएगा। यानी तीनों कंडीशन आपकी एक ही प्रकार की है, तीनों से तात्पर्य एक ही है, बस कहने का तरीका जो है वो आपका अलग अलग है। इसी प्रकार से धातुओं को हम एक शब्द और कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो परबल धन विद्युती तत्व होते हैं। तो जो परबल धन विद्युती तत्व होते हैं उनके बीच, और अधातु परबल ऋण विद्युती यानी ऋणायन बनाने वाले, इसी प्रकार का गुण है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो परबल धन विद्युती और परबल ऋण विद्युती तत्वों के मध्य बनते हैं। तो इस प्रकार से इनके बनाने की विधि तो होगी, किस प्रकार से इनका निर्माण कब होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अब लेकर चलते हैं इनके प्रमुख गुणों को। तो अब टॉपिक लेकर आए हैं आयनिक यौगिकों के गुण। तो गुणों में भी अगर हम सबसे पहले लेकर चलें, ये यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं, आयनों के द्वारा इनका निर्माण होता है, जिनमें एक धनायन और एक ऋणायन होता है। दो प्रकार के इनके अंदर आयन होते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं आयनों के मध्य परबल आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, जिनको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहा जाता है। यानी आयनिक जो होते हैं यौगिक, उनके बीच इतना ज्यादा आकर्षण बल होता है कि हम उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते उस आकर्षण बल को, जिस कारण ये ठोस कठोर होते हैं, या कह सकते हैं ये पदार्थ कठोर होते हैं और सामान्यतः ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। अगला पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो वो पहले पॉइंट के रूप में है कि ये यौगिक जल में घुलकर आयनों का निर्माण कर देते हैं, जबकि ये ठोस अवस्था में आयनों का निर्माण नहीं करते। इसी कारण ये जलीय विलयन में तो विद्युत के सुचालक होंगे, लेकिन ठोस अवस्था में आयन मुक्त न होने के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से हम आयनिक यौगिकों की कुछ गुणों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं। उनकी चालकता के गुणों के बारे में बताया जा सकता है। क्वेश्चन हो सकता है कि आयनिक यौगिक चालक होंगे, सुचालक होंगे या कुचालक। तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, बस फर्क ये होता है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपनी पिघली हुई अवस्था में या फिर जल में घोलने पर यह विद्युत का प्रवाह कर देते हैं, इसी कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में अगर हम लेकर चलें तो इनमें दिशात्मक गुण नहीं पाया जाता। दिशात्मक गुण यानी इनकी संरचना विशेष दिशा के रूप में नहीं होती। जैसे पहली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, और वो समचतुष्फलकीय संरचना के रूप का होता है। तो इस समचतुष्फलकीय संरचना में मतलब उसमें कुछ न कुछ दिशात्मक गुण होगा, लेकिन आयनिक यौगिकों में कोई दिशात्मक गुण नहीं होता। किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच या आयनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसकी प्रबलता हम 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक तो शब्द होता है क्वथनांक और एक शब्द होता है गलनांक।
क्वथनांक तो किसी द्रव का वह ताप होता है जिस पर वह उबलने लगता है, और गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई ठोस पिघल जाता है। तो यहाँ पर हम 6 पॉइंट में कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, और इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनके आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होता है। तो अब यहाँ इन गुणों के आधार पर अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं तो आप उनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लिखकर जरूर भेजें, गलत हो या सही हो उसका जवाब रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि जो वर्षा का जल होता है, अम्लीय जल होता है, वो विद्युत का सुचालक होगा या कुचालक होगा और क्यों। दूसरा, यहाँ पर इन गुणों के आधार पर हम लेकर चले हैं NaCl जो नमक होता है वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है जबकि पिघली अवस्था में सुचालक होता है, ऐसा क्यों होता है। तीसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ये नमक को ही लेकर चलें, ये भंगुर अवस्था में पाया जाता है, यानी इसमें भंगुरता का गुण होता है। ये भंगुरता का गुण क्या होता है कि चोट मारने पर पदार्थ टुकड़ों में टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है, उसका क्या कारण है, आप इनके जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो नमक होता है वो अत्यधिक कठोर क्यों होता है। तो इन सब के जवाब आप लोग इस वीडियो को देखकर इसी में से आपको मिल जाएगा। अलग से कोई आंसर आपको देने की आवश्यकता नहीं है, अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आंसर को आप लोगों को अपने शब्दों में व्यक्त करना आना चाहिए, अपने शब्दों में कहना आना चाहिए। उसी शब्द को अगर आप कॉपी में लिख दोगे तो वही लिखित में आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आयनिक यौगिकों की परिभाषा, उनके गुण, उनके निर्माण के पश्चात अगला टॉपिक हम लेकर आए हैं आयनिक यौगिकों की संरचना। अब इनकी संरचना हम किस प्रकार से बना सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको 1-2 यौगिक की संरचना बनाकर दिखाऊंगा और 1-2 आपको एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप स्वयं करके देख लें। इसकी संरचना बनाने के लिए आपको अष्टक नियम याद होना चाहिए, जो मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है, इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम NaCl का ही ले लें, सोडियम क्लोराइड का, तो इसकी संरचना को किस प्रकार से बनाया जा सकता है वो देखिए। सोडियम क्लोराइड, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1, यानी सोडियम परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, यानी क्लोरीन परमाणु की बाहरी कक्षा में 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेने का, तो सोडियम से क्लोरीन की ओर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिस कारण सोडियम पर तो पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बस इस सोडियम क्लोराइड की संरचना इतनी ही होती है, आपको केवल इतनी संरचना बनानी है। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण ले रहे हैं जो कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर इसकी संरचना बनाएं तो किस प्रकार से बना सकते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8 और 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 6, यानी मैग्नीशियम को तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं और में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए। तो मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2, और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और 6। तो ये मैग्नीशियम एक इसे दे देगा, दूसरा इसे दे देगा, तो मैग्नीशियम पर हो गए 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर हो गए 2 नेगेटिव। बस ये मैग्नीशियम आयन, ये ऑक्साइड आयन, संरचना पूरी। इतना ही आपको इनकी संरचना बनाने में करना है, ज्यादा आपको इसमें कुछ प्रदर्शित नहीं करना। जो मुड़े हुए तीर का तात्पर्य है कि मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंट त्याग दिया और वो ऑक्सीजन ने परमानेंट तौर पर ले लिया। अब इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में भी ये 8 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अब इसके पश्चात मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, उनको आप लोग स्वयं करके देखना। एक तो हो गया आपका पोटेशियम ब्रोमाइड का। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और ब्रोमीन का होता है आपका 35। और इसके पश्चात एक ले लीजिए एल्यूमिनियम फ्लोराइड का। एल्यूमिनियम होता है परमाणु क्रमांक 13 और फ्लोरीन का होता है 9। इसी प्रकार से अगर हम एक और लेकर चलें तो यहाँ पर हम ले रहे हैं CaCl2,
कैल्शियम होता है आपका 20 और क्लोरीन होता है 17। तो मैं आपको ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके देखना, इनकी संरचना बनाना। और जो अभी 3 क्वेश्चन आपको अतिरिक्त दिए हैं कि क्या कारण है कि अम्लीय जल जो होता है वो वर्षा का जल वो विद्युत का सुचालक होता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको आयनिक यौगिकों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, इनके बनाने की विधि, इनके गुण और इनकी परिभाषा, इनकी संरचना आदि के बारे में आपको जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि पिछली वीडियो की तरह ही आप इस वीडियो में भी हमें अच्छा रेस्पॉन्स देंगे। और आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।